आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज का आपका एजेंडा है बेसिक ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें अपन बात करेंगे सिलेबस, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और रेफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 2019-20 के सिलेबस में आपका इस बुक का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लागत लेखांकन। ओके, लेकिन 2020-21 के सिलेबस में गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो अपनी है उसमें आपके 2020-21 का जो सिलेबस अपडेशन हुआ है उसमें इसका नाम बदल के कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपका थर्ड ईयर का पार्ट था, लेकिन इसका कुछ सिलेबस आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में जोड़ दिया है। ओके, तो आपका नया नाम इस बुक का क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए सिलेबस आपके सामने है ये। इसमें यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें नेचर स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, मेथड्स आएंगी, टेक्निक्स आएंगी, है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम जो है वो सारे आएंगे। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स आएगा, मटेरियल कंट्रोल, कंसेप्ट, टेक्निक्स, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। और यहाँ पे जो मैंने आपको ब्लू कलर में मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट था, जो कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियोज है। वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट था, लेकिन अब इसको यहाँ पे नया जोड़ दिया है। इसी तरह सेकेंड यूनिट है जिसमें आपको पूरा लेबर का पोर्शन है, लेबर और ओवरहेड्स आएगा इसमें पूरा आपका। इसके साथ साथ में इसका क्या है कि एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग जो मैनेजमेंट का पार्ट था उसको यहाँ पे जोड़ दिया है। फाइन। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है, इसमें मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग आएगी, जॉब कॉस्टिंग आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, किस तरीके से प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, है ना, वो सारा इसमें आएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। फोर्थ यूनिट आपका जो है वो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला आपका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है ये। इसके साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, टूल्स, ये पूरा यूनिट आपको फिफ्थ यूनिट में आएगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मेट बनेंगे जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सारा आएगा और रेशियो एनालिसिस आएगा। फाइन। तो आपका ये टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है इसको। अब सबसे पहले आप देखिए कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, कॉस्ट एक्चुअली है क्या? तो कॉस्ट अपन क्या बोलते हैं, आप एक बार पीपीटी पे आओ वापस। किसी वस्तु के निर्माण पर किया गया वास्तविक व्यय। ओके, कॉस्ट वह चीज है जो किसी वस्तु के निर्माण पर किया गया वास्तविक व्यय, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, है ना। अब मेरा कहने का मतलब है वास्तविक खर्चा, ओनली खर्चा करने में और वास्तविक खर्चे में बहुत फर्क है। देखो अब ये जैसे पेन बना, अब आपको ये पेन मार्केट में 20 रुपीज़ में मिलेगा या 25 रुपीज़ में मिलेगा, राइट। या अपन जो जिस दूसरे पेन से जो अपन कॉपी में लिखते हो वो 5 रुपीज़ का पेन आता है, 10 रुपीज़ का आता है, 50 रुपीज़ का आता है, अलग अलग प्राइस के पेन आते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो आप सेलिंग प्राइस आप जो मार्केट से खरीद के लाए हो, क्या इस पेन की वो एक्चुअल वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है, टैक्स है, राइट। क्योंकि कंपनी से अगर ये पेन बनता है उसके बाद कितने डीलर से होके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेल वाले आते हैं, उसके बाद रिटेल काउंटर पे आपके घर के पास में किसी स्टेशनरी की शॉप तक अगर ये चीज़ आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, और उस पर गवर्नमेंट का टैक्स भी अपने को भरना पड़ता है, जीएसटी अपन भरते ही है, राइट। तो जो आप 25 रुपीज़ में इसको परचेस करके लाए हो वो इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, राइट। इसको बनाने में जो वास्तविक जो एक्चुअल खर्चा हुआ है उसको अपन बोलेंगे इस पेन की कॉस्ट, राइट। तो इस पेन की कॉस्ट को किस तरीके से काउंट करते हैं कि किस इसको इसमें क्या क्या लगा होगा, इसका मटेरियल लगा होगा, इसको बनाने में लेबर यूज हुई होगी, मशीनरी यूज होगी, है ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करने के बाद अपन इसकी एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। एक बार पीपीटी पे आइए वापस। अब देखिए, तो कॉस्ट का मतलब आपको एक सिंपल सी एक लाइन में मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, राइट। अब देखिए
अब ये देखिए व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट क्या चीज है वो तो आपको पता चल गई, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, राइट। तो वस्तु के निर्माण में किए गए व्ययों को सही ढंग से लिखना या उसका लेखा जोखा करना, है ना, उसका लेखा जोखा करना, वो है लागत लेखांकन। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ फॉर्म इन अ कंपनी, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी उस पर आपने व्यय किए हैं, कंपनी ने उसको बनाने के लिए जो व्यय किए हैं, उसको सही तरीके से एक फॉर्मेट में लिखना, है ना, जिसका अपन उसको मेंटेन कर सके, राइट। तो उस जो प्रक्रिया को अपन बोलेंगे लागत लेखांकन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो आएगा, अब ये वाला आपको क्लियर हो गया, कॉस्ट क्या है। कॉस्ट किसी वस्तु के निर्माण में जो वास्तविक खर्चा किया जाता है वो है कॉस्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, वो व्यय किए गए हैं उसको सही तरीके से लिखना, वो है आपका लागत लेखांकन। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की साइकिल है। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की साइकिल में क्या है, रिकॉर्डिंग, इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा है रिकॉर्डिंग कॉस्ट डेटा, राइट। अब आपके पास जो खर्चे हुए हैं, जो खर्चे आपके पास हुए हैं, उसका आपके पास सारा मटेरियल रहेगा कि नहीं, यहाँ पे ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, तो वो रिकॉर्ड उस चीज को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, कहीं पे लिखना है, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, जो भी आपकी लागत है उसको अलग अलग मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिटरमिनिंग टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आपका नेक्स्ट टोटल कॉस्ट का ही फॉर्मेट है। तो डिटरमिनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट, कुल लागत का निर्धारण, कुल लागत अपनी क्या हुई वो अपने को इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब देखो डिटरमिनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, आपके पास बहुत सारा मतलब मटेरियल आ गया कि नहीं ये इस पे इतना खर्चा हुआ, इस पे इतना खर्चा, इस पे इतना खर्चा हुआ। अब ये सारे को आपको एक तो संभाल के रखना है ना, वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए कि कहाँ पे अपन ने क्या क्या खर्चा किया, सारे बिल्स हैं, कहाँ कहाँ कब आपने पेमेंट किया है, उसका सारा आपके पास मटेरियल होना चाहिए, राइट। अब उस चीज़ को आप क्या करोगे कि क्लासिफिकेशन में देखो, अब मान लीजिए एक चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल जो आता है। अब कच्चा माल आपका जो है रॉ मटेरियल, राइट, कच्चा माल अपन बोलते हैं, उस पर लेबर लगी होगी और कोई अपने अदर एक्सपेंसेस किए होंगे, है ना, अदर एक्सपेंसेस मान के चलो। अब देखो इस चीजों को अलग अलग अपने को मेंटेन करना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आपकी जो लागत लगी है उसको आपने अलग अलग भागों में बांट दिया, ए बी सी, आप कुछ भी, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपने अलग अलग बांट दिया, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, राइट। अब देखिए इसके बाद क्या है कि डिटरमिनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा, कच्चा माल आया, लेबर लगी, कोई अन्य खर्चे किए आपने, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेड किया, किसी आपके जो आप फैक्ट्री है, मान लो आपकी फैक्ट्री आपकी खुद की नहीं है तो आपने उसका रेंट पे किया, राइट, उसको आपको जो मटेरियल कच्चा मटेरियल है उसको आपको ट्रांसपोर्टेशन भरा, तो वो सब मिला के, है ना, वो सब मिला के जैसे वही चीज़ होगी, मतलब मटेरियल प्लस, है ना, जैसे उसका लेबर हो गया, कोई अदर एक्सपेंसेस हो गए, उन सब का टोटल है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, कुल लागत बोलते हैं इसको। अच्छा, कुल लागत जो है, अब कुल लागत मैं वही बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस जो आपकी है वो आपकी कुल लागत इस पेन की नहीं है, टोटल कॉस्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट वही होगी अगर मैं इस टोटल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ दूं। मान लो मैंने इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया, राइट, अब उसके बाद मैं किसी को देता हूं ये चीज, राइट, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा क्योंकि ये तो मेरी कॉस्ट हो गई, ओनली कमाऊंगा भी तो सही ना कुछ ना कुछ, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, राइट। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, मैंने तो इसको सेल प्राइस हो गया, ये सेल्स प्राइस होगी। अब ये अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वो भी उसका पर्सनल प्रॉफिट इसमें जोड़ेगा। मान लो ये चीज 7 रुपये में तैयार हो गई, ये पेन
मैंने इसमें 1 रुपया मेरा प्रॉफिट जोड़ दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को 8 रुपये में, अब मेरे लिए सेलिंग प्राइस तो यही होगी कि मैंने तो बेच दिया उस चीज़ को। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसको क्या करेगा, इसमें 2 रुपये इसका प्रॉफिट जोड़ देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 रुपये का। अगर आप ये मार्केट से परचेस करते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, ये रिटेल काउंटर मान लो, अपन डायरेक्ट रिटेल काउंटर की बात करते हैं, इतने सारे वेरिएशन नहीं रखते हैं। तो मैंने बेच दिया किसी दुकानदार को, दुकानदार ने आपको बेचा, उसने आपको 10 रुपये में बेचा, तो आपके लिए क्या होगी, ये तो सेल्स, ये आपके लिए परचेस प्राइस होगी, परचेस प्राइस। दुकानदार के लिए क्या होगी, सेल्स प्राइस, राइट। तो ये चीज़ों का ये सब, लेकिन अब ये 10 रुपया आप तो ये ला रहे हो, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 7 रुपये। तो ये जो इसकी जो टोटल ये अपन जो भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब का जो सब टोटल जो होता है वो टोटल कॉस्ट, और यही अपने को इस बुक के अंदर पढ़ना है, राइट। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको यही चीज़ पढ़नी है कि किस तरीके से कहाँ पे आपको एक किसी चीज़ को बनाने में कहाँ खर्चे लगते हैं, और इसको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, राइट। तो आप आ जाइए एक बार पीपीटी पे। अपन नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, यूनिट कॉस्ट। अपन ने यूनिट कॉस्ट मान लो, कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, क्लियर। एक प्रोडक्ट, एक चीज़ को बनाने में आपको जो खर्चा हुआ। अच्छा, इसके मान लो आपका टोटल कॉस्ट, अपन जो अभी बात करी थी, टोटल कॉस्ट आपका मान लो 10,000 रुपये हो गया, राइट। और आपने कितने यूनिट बना दिए, इतने में 1,000। तो आपका अगर मैं यूनिट कॉस्ट बोलूँ, आपका एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया, इतनी यूनिट्स होगी, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितने हो गए, अपन डिवाइड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 10 रुपये, राइट। 10 रुपये आ गया। तो ये जो है वो यूनिट कॉस्ट है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट कंट्रोल और एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। आपकी जो लागत है वो, जैसे कि मान लो पेन 7 रुपये में बन के तैयार होगा, अपन कोशिश करेंगे कि वो अपने 6.5 रुपये में बन के तैयार हो जाए या 6 रुपये में बन के तैयार हो जाए, राइट। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का साइकिल है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कहाँ पे इसके फायदे हैं, तो वही मैंने अभी फर्स्ट आपको बता दिया। देखो, इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन, किसी लागत को कम करने में, राइट। ओके, तो लागत को कम करने में, आपकी प्राइस को फिक्स करने में, आपके जो मटेरियल हैं उसको आपको मेंटेन करने में, आपका मतलब मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है ना, तो उस सबको आप कैसे मेंटेन करेंगे, कितना मंगवाना है, क्या करना है, वो सब चीज़। अच्छा, बेनिफिट्स है ऑफ द नेशनल इनकम, राइट। अच्छा, कॉस्ट को फिक्स करने में, मतलब आप मान के चलो, देखो पहली जो है आपका कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम किया। दूसरा आपको कॉस्ट को फिक्स करना है। तीसरा आप मान लो बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, फिक्स अपन जो आप टैक्स उसके ऊपर भरेंगे तो आपके कहीं ना कहीं वो आपके इकोनॉमी को हेल्प करेगी, राइट। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको एक फिक्स कर देंगे कि नहीं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना है, राइट। और नेक्स्ट आपका प्राइस फिक्सेशन, प्राइस आप फिक्स कर पाएंगे, राइट। इन्वेंट्री कंट्रोल मैंने आपको बताया, आपका जो मटेरियल है आप जो परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज को आप रोक सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपका जो फाइनेंस का पूरा डिपार्टमेंट है, आप कहाँ क्या खर्चे कर रहे हैं उन सबको मेंटेन करना, उसकी जो एक्यूरेसी को आप उसकी है ना, क्योंकि मतलब किसी गलती को पकड़ने के लिए भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यूज में आती है। फैसिलिटीज कॉस्ट कंपेरिजन, है ना, आपकी अलग अलग जो आपने यूनिट, मान लो आप किसी को आप पेन बना रहे हो, आप अलग अलग टाइप के पेन, अभी जैसे मार्कर बना रहे हो, इंक पेन बना रहे हो, और हाइलाइटर बना रहे हो, वाइटनर बना रहे हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ बना रहे हो, आप उस कंपनी का ओनर, आप उसमें कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो आप उसमें क्या होगा कि आपका जो मटेरियल कहाँ पर कौन से वाले प्रोडक्ट को बनाने में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है,
तो वो सब कंपैरिजन आप उसमें कर सकते हो, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें बता दिया मैंने आपको, एडवांटेज ये भी है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, आपका जो मटेरियल उसको मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, है ना। कोई चीज़ आपको महंगी पड़ रही है कहीं से, किसी फैक्ट्री से आप उठा रहे हो कोई रॉ मटेरियल, प्लास्टिक उठा रहे हो, तो प्लास्टिक हो सकता है आपको किसी और कंपनी में कम मिले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मटेरियल पे कितना खर्चा किया है, राइट। कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, कितनी लेबर यूज़ करनी चाहिए, या लेबर आपको महंगी हो रही है, कम करने आपको एम्प्लॉयज़, आपकी लेबर को कम करना है। कंट्रोल ऑफ ओवरहेड, अच्छा ओवरहेड आपके लिए नया है, लेकिन अब आप उसको अदर एक्सपेंसेस अभी मान के चलो, मैं आपको बताऊंगा ओवरहेड क्या चीज़ है, राइट। मेजरिंग एफिशिएंसी, आपके काम करने की एफिशिएंसी, या मतलब आपके किसी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है वो आप उसमें कर सकते हैं। प्राइस डिटरमिनिंग मैंने आपको बता दिया, है ना। किसी ऑफ सीजन में आपको उस लॉस को, आपके जो लॉसेज होते हैं, मान लो कि भी अभी कोई कंपनी नहीं चल रही है, या मतलब मान लो किसी कारणवश बंद हो गई, या ऐसा कोई सीज़न आ गया कि आपका मटेरियल निकल ही नहीं रहा है ना, लोगों की डिमांडेशन कम हो गई, तो वो सब चीज़ें करने के लिए भी मतलब आप मान लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको आपके लॉस को कम करने में आपको हेल्प करेगी, है ना। डिसीजन आपको, मैं एक परफेक्ट डिसीजन पे जाने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसमें 5-6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन में आएंगे आपके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं ये, वो जो हैं ये 2 हैं, राइट। एलिमेंट वाइज और वेरिएबिलिटी बेस्ड। अब देखिए एलिमेंट वाइज में आपके क्या आएगा, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे मटेरियल, आप रॉ मटेरियल, कच्चा माल अपन जो भी बोल सकते हैं, कच्चा माल जो है वो लेबर और अदर एक्सपेंसेस, है ना। इस कॉस्ट को आप अगर एलिमेंट वाइज अगर आप उसको अलग अलग करना चाहो, जैसे कि वही बात होगी कि ये पेन है, अब इसकी टोटल कॉस्ट तो अपने को पता है, लेकिन किस पे कितना लगा है यही अपने को फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आप उस एलिमेंट वाइज अगर आपको नहीं, मटेरियल पे इतना हुआ है, लेबर पे इतना हुआ है, और अदर एक्सपेंसेस पे इतना हुआ है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या, वेरिएबिलिटी बेस्ड, फिक्स्ड। अब मान लीजिए कि कोई आपके कुछ खर्चे होंगे वो फिक्स्ड होंगे, है ना। आप उसको ना तो कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी वेरिएबल रहेंगी, कभी कोई चीज़ आपकी सस्ती मिल गई, कभी कोई लेबर आपको कम रेट पे मिल गया। अब फॉर एग्जांपल फिक्स्ड, अब अगर अपन बात करते हैं, आपका फिक्स खर्चा मान के चलिए कि आपका जो भवन का किराया है, ओके। आपके जो फैक्ट्री है, आपने अगर मान लो रेंट पे ले रखी है, अब उस चीज़ का जो आपका रेंट है वो फिक्स है, साल भर तक आपको एक रेंट भरना ही है ना। तो मान लो उसको फिक्स है। अच्छा, रेंट वेरिएबल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन अपन उसको एक बार फिक्स मान के चलते हैं कि अपन इस साल भर का ये रेंट अपन भर रहे हैं, ओके। वेरिएबल, अब वेरिएबल में मान लो कि आपकी लेबर है, लेबर आपको 400 रुपये में मिल गई दिन के लिए, या मान लो कभी कोई 300 रुपये में मिल गई, तो अपन वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल, कुछ चीज़ें, अच्छा सेमी वेरिएबल का मतलब बता दो सबसे पहले, जो ना फिक्स्ड हो ना वेरिएबल हो, सिंपल सा, है ना, जिसको अस्थाई अस्थाई दोनों बोल सकते हो। जैसे कोई चीज़ें उसको आप तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, तो वो सब है। लेकिन अपने लिए सबसे पहले अपन एलिमेंट वाइज ही पढ़ेंगे, जिसमें मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट देखिए, अब इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी फॉर्मेट बनाऊंगा मैं आपके बोर्ड पे, ठीक है। तो अपन एक बार आ जाते हैं वहाँ पे। देखिए टोटल कॉस्ट जो आपकी है, टोटल कॉस्ट में अपन सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपके 3 पार्ट हो जाएंगे इसके। पहला आपका मटेरियल,
दूसरा आपका लेबर, तीसरा आपका अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो आपके जो तीनों खर्चे हैं, है ना, तीनों आपके जो खर्चे हैं वो दो दो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर है आपके दो पार्ट की हो सकती है, पहला है डायरेक्ट लेबर, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट आपका जैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, टोटल कॉस्ट आपने बता दिया, ये कच्चा माल है, ये लेबर है, वो श्रम बोलते हैं, है ना, और ये अन्य खर्चे। अब अन्य खर्चे, श्रम, कच्चा माल है तो चलो आपको समझ में आ गया। अब ये चीज़ आपके लिए नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब ये क्या चीज़ है। अब देखिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया है, राइट, आपने उसको बनाया, तो कोई मटेरियल आप डायरेक्टली उस प्रोडक्शन, मतलब मान लीजिए कि आपने कच्चा माल, ये पेन को बनाने के लिए आपने कच्चा माल मंगवाया, ओके। अब ये कच्चा माल आपने किसी फैक्ट्री से लिया, फाइन। अब फैक्ट्री से लिया तो आपको पता है कि आपको ये मार्कर बनाना है, ओके। एक मार्कर को बनाने के लिए, आपने कच्चा माल लिया। अब आपने इसके अंदर यूज कर लिया। अब ये जो आप इस मार्कर को बनाने के लिए आपने जो कच्चा माल फैक्ट्री से डायरेक्ट लिया, तो ये वो चीज़ है, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, ओके। इस चीज को बनाने के लिए आपने मटेरियल खरीदा। अब इस चीज को बना दिया आपने, ये मटेरियल सारा आपके पास जो आया है, इसमें इस पेन को बनाने के लिए आपने जो मटेरियल यूज कर लिया, उसके बाद जो वेस्टेज, आप जैसे कोई मटेरियल पड़ा रह जाता है ना, कोई मटेरियल पड़ा रह जाता है एक्स्ट्रा, मतलब मान लो कुछ पार्ट आपके इसका बच गया। अब उस मटेरियल को, उस कच्चे माल को आप किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर लेते हो, ओके। अब जैसे आप किसी टेबल को बनाते हो, है ना, आपने फर्नीचर की, आपके घर में भी आपने फर्नीचर यूज़ किया होगा, आपने फर्नीचर बनवाया होगा काफ़ी टाइम, ओके। तो आप मान के चलो अपने पास बहुत सारी प्लाई आती है, राइट, तो अपन क्या करते हैं, अपने को टेबल बनवाते हैं। मान लो अपन टेबल बनवा रहे हैं, अपन उसमें वो कटिंग वटिंग करके उस टेबल को बना देगा, क्लियर। उसके बाद कुछ मटेरियल उसका कोई ना कोई वेस्टेज पड़ा रह जाएगा, तो अपन किसी उस चीज़ को, तो देखो टेबल बनाने के लिए आपने जो प्लाई लाए हो आप, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन आपके पास जो मटेरियल आपको जैसे उसका वेस्टेज बचा रह गया, कटिंग फटिंग छोटे मोटे टुकड़े रह गए, उस टुकड़ों को आप मिला के अगर कोई और चीज़ बना देते हो, है ना, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया उसके लिए, ओके। तो इन दोनों मटेरियल्स में वही फर्क है। अच्छा, लेबर है, अब डायरेक्ट लेबर, वही बात आ गई, बनाया कभी इस चीज़ को बनाने, अब जैसे वो टेबल जिसने बनाया तो वो अपनी मजदूरी लेगा, क्लियर। अब वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट लेबर हो गया। लेकिन अब वो प्लाई के लिए वो जो भाड़ा, वो जो प्लाई को लेके आया ऑटो में, है ना, अच्छा प्लाई किसी शॉप से आप ऐसे तो के लाओगे नहीं, है ना, किसी न किसी ऑटो में, है ना, वही उसी से लाओगे, तो उस ऑटो का जो किराया आपने दिया है वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट लेबर, है ना। या मतलब मान के चलोगे, अच्छा अगर उसको आप अगर ट्रांसपोर्टेशन में लेते हो, क्लियर,
तो मान के चलो उस प्लाई को चढ़ाने का या उतारने का जो खर्चा लिया होगा उस लेबर ने, अच्छा एक लेबर तो आपके पास है, आपको जो आपका टेबल बना रही है, दूसरी लेबर कौन सी है, जो आपके पास आपकी प्लाई को दुकान से चढ़ा के ऑटो में रख रही है और ऑटो से उतार के आपके घर में रख रही है ना, तो वो दूसरी लेबर होगी, तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगी। क्लियर? इसी तरह के एक्सपेंसेस, अब वो टेबल को बनाया आपने, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे उसमें, टेबल को बनाया, टेबल को बनाने के लिए आपने कील व्हील लाए, है ना, या फेविकोल यूज़ किया, या उसके ऊपर कोई शीट यूज़ करी, है ना, तो वो सब चीज़ें कौन से हो जाएंगी, आपके एक्सपेंसेस हो गया वो, अपन उसको एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अच्छा मशीन के लिए जो कटिंग लगी उसको मशीन प्लाई को कटिंग करने के लिए अपन जो मशीन यूज़ करते हैं, तो वो मशीन चलेगी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी खाएगी, लेकिन आप उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करोगे, या तो जोड़ नहीं पाओगे। अच्छा आपके जो मंथली जो बिल आता है, लाइट बिल आता है, तो आप उसमें ऐसा वो काउंट नहीं कर पाओगे कि आपने वो एक दिन आपने टेबल बनाया तो उसका कितना कंजप्शन हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, मशीन का कितना यूनिट जला होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगी, कि ये भी खर्चा हुआ है लेकिन अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन जो खर्चा अपने को दिख रहा है वो तो क्या है, कील लाए आप, फेविकोल लाए, है ना, उसके टेबल के ऊपर की कोई शीट लाए, तो वो सब चीज़ें आपके लिए एक्सपेंसेस होगी। लेबर हो गया, है ना, जो आपने डायरेक्ट पे कर दिया वो तो लेबर हो गया, लेकिन ये भी तो लेबर है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। लेकिन अच्छा ये जो इनडायरेक्ट लेबर है वो आपने मान लो आपने उसको पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन आपकी जो प्लाई आई उसमें चढ़ाई उतारी का पैसा उसने जोड़ लिया। अब मान लो उस प्लाई की वैल्यू होगी 1900 रुपये, लेकिन आपको उसने बोला होगा सर 2000 रुपये लगेंगे। अच्छा अब ये जो 100 रुपये जो होता है वो क्या होता है, लेबर हो गया, उसमें 100 रुपये का जो वो इसका जो आपका है ये 100 रुपया वो उसकी लेबर होगी। अब वो लेबर अपन ने अलग से नहीं भरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगी है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह मटेरियल आपको बता दिया। ओके, तो ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग हो गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए अपन कहां पहुंच रहे, ओवरहेड पे। फाइन, अब देखिए जो ये इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लेबर, ये जो तीनों होता है इसका जो सब टोटल होता है वो होता है ओवरहेड। तो है वो एक्सपेंसेस ही, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन तीनों का वो तीनों अलग होती हैं, और जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसका सब टोटल क्या होता है, ओवरहेड, है ना। अब देखिए ओवरहेड में क्या क्या आता है देख लिया। अब ओवरहेड में अगर अपन देखने जाएं, अब ओवरहेड कौन कौन से होते हैं, वर्क्स ओवरहेड। अच्छा ओएच का मतलब ओवरहेड ही होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म। वर्क ओवरहेड हो गया, काम को मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा होगा वर्क ओवरहेड है ना। दूसरा है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्रीज में जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सेलिंग ओवरहेड। सेल्स को करने के लिए आपने जैसे किसी मार्केटिंग वाले बंदे को रखा है या कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखा है ना, उसकी जो सैलरी वैलरी आप दोगे वो इसमें आएगी सेल्स ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को लास्ट तक आपके रिटेल काउंटर या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो भी आप अदर खर्चे करते हो, ट्रांसपोर्टेशन पड़ते हो, है ना, वो सब आपके किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में।
फाइन। तो टोटल कॉस्ट को अगर अपन अलग अलग डिवाइड करें तो मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बता दिया किस तरीके का होता है, दो तीनों में होगा ये। और जो भी इनडायरेक्ट की सब टोटल होगी वो ओवरहेड होगी। और उस ओवरहेड में क्या क्या आएगा, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फाइन। तो अपन अब नेक्स्ट चलते अपनी पीपीटी पे आ जाओ आप। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फाइन। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग वही है कि किस आपके जितने भी आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें आपको जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको सही तरीके से, सही ढंग से लिखना है ना, उसको राइट डाउन करना, वही क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब इतनी सारी आपके पास इतने सारे खर्चे हैं, इतने सारे आपने खर्चे किए हैं अलग अलग, तो अगर अपन इसको सबको मिक्स करके लिख देंगे तो अपने को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ और अपन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो अपना जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग या अपनी सब्जेक्ट बोलो या कुछ बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग जो बनी है उसका जो उद्देश्य है वो अपना व्यर्थ हो जाएगा, मतलब उसका उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उसको ढंग से लिखते ही नहीं हो तो वो आएगा ही नहीं। ओके, अब देखिए पीपीटी पे। तो इसमें सबसे पहले आपका पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रखा है। सो फर्स्ट में आपका है डायरेक्ट मटेरियल। आपको बता दिया डायरेक्ट मटेरियल आपको कहाँ पे लिखना है ना। तो आपका जो मटेरियल के अंदर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो आपको सबसे पहले इसमें आएगा। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट लेबर, आप जो भी लेबर पे कर रहे हो अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइन। जो आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो आपको इसमें लिखना है। अच्छा, इन तीनों की टोटल को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। फाइन। टोटल कॉस्ट तक जाने के लिए अपने पास तीन अलग अलग हैं। प्राइम कॉस्ट आएगा, उसके बाद अपन बता देंगे अपन वर्क ओवरहेड है ना। वर्क ओवरहेड में आपको बता दिया था, ये देखिए वर्क ओवरहेड आपने ये रेट ले ली है ना। उस टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट में आपने ये ले लिया फर्स्ट में, फिर आपने ये ले लिया, फिर आपने ये ले लिया। अब इन तीनों की टोटल को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस सब चीज़ों को अगर हिंदी में पढ़ने जाएंगे तो बहुत आपके लिए टिपिकल हो जाएगा है ना। तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको अच्छे से याद रह जाएंगे, इसमें कोई टिपिकल काम नहीं है। तो ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। फाइन। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसमें वर्क ओवरहेड जोड़ेंगे। तो वर्क ओवरहेड में अपन ये नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे उसको वर्क ओवरहेड। प्रोडक्ट को बनाने में अपने जो काम हुआ है उसमें जो भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल अपना आपका लगा है या इनडायरेक्ट लेबर लगा है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, वो सब क्या है वर्क ओवरहेड में। वर्क ओवरहेड में अपन ले लिया। अब देखिए पीपीटी पे आइए आप, तो वर्क ओवरहेड आप इसमें जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना। आप उसमें वो जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट आपका जोड़ दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पे मैंने बोर्ड पे बताया था कि दोनों अलग अलग लिख रखा है ना। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक ही है, राइट। इसको अपन और करके भी लिख सकते हैं। फाइन। तो सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट। अगर इसमें आपका प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका वो सेल प्राइस आ जाएगी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में सेल प्राइस भी आती है तो अपन को टोटल कॉस्ट निकाल के अपने को पता करना होता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तब वो वाला बता दूंगा मैं, लेकिन अभी क्या है आपके लिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट जोड़ के आप क्या करोगे, सेल प्राइस करोगे। अच्छा, इसका ये पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट कौन सा होगा वो आप देखिए। दो अलग अलग आपको अगर क्वेश्चन में जिस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप उसी तरह का फॉर्मेट यूज करोगे। फाइन। अच्छा, दूसरा फॉर्मेट कौन सा है, मैं आपको दोनों तरफ के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन आप एक बार इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। इसमें आपका है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। कच्चा माल जो आपका आया उसका ओपनिंग स्टॉक
अब ओपनिंग स्टॉक मतलब आपके पास पड़ा हुआ कोई माल होगा, कोई जैसे आपके पास मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है, कच्चा मटेरियल, राइट। तो या फिर आपने मतलब पहले ले रखा है कोई माल, या स्टॉक आपने ले रखा है पहले से ही, है ना, मटेरियल ले रखा है, उसमें आप नए परचेस को जोड़ोगे, है ना, और उसका क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे। अच्छा, ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, आपको परचेज दे रखा होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा होगा, राइट। तो इन सब का टोटल आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे, तो आपका क्या आएगा, रॉ मटेरियल यूज, कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया है, राइट। उसके अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट लेबर को जोड़ना है। अच्छा, ये फॉर्मेट मैंने दो पार्ट में बता रखा है, एक पार्ट आपका आगे भी है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखेंगे ना, आप अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो आप इसको कंटिन्यू बनाइएगा। डायरेक्ट लेबर आएगा, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगी इसकी टोटल, राइट। उसके बाद आप इसमें देखिए वर्क ओवरहेड जोड़ रखा है। अब वर्क ओवरहेड में प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, बोर्ड पे आप देखिए कि अब WIP क्या है, ये नया वर्ड। अब वर्क ओवरहेड में वो चीज आएगी जो आपका WIP में क्या आएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस। आपके फैक्ट्री में कोई जो काम चल रहा है ना, तो फैक्ट्री में जो काम चल रहा है कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी तो आपको टोटल कॉस्ट में जोड़नी होगी आपको, है ना। तो उसमें क्या होगा, देखिए उसका ओपनिंग स्टॉक और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, फाइन। अब देखिए ये आपका जो फॉर्मेट है वो कंटिन्यू है ना, आपको कंटिन्यू बनाना है इसको। इसके अंदर आप वही पहले से आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो आपके हैं वो उसको आपको जोड़ना है, तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना, आपका जो मटेरियल बन के तैयार हो चुका है ना, उसका जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको इसमें डिटेल के कॉलम में आपको उसके वैल्यू लिखोगे और उसको माइनस प्लस करके उसको बाहर करोगे, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पिछले वाले फॉर्मेट भी अपने जोड़ रखा था, तो उसको जोड़ते आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, और उसमें आपको प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्स, राइट। अब देखिए दोनों फॉर्मेट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये दोनों दे रखे हैं। और नेक्स्ट आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो यही दोनों फॉर्मेट में आपको अलग अलग फर्क आएगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं आएगा, फाइन। तो आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं ओनली, आपके दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बता दिया, कॉस्ट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, वो आपका हो गया। ये आपके रेफरेंसेस हैं, और नेक्स्ट अपन कल टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन करेंगे, और आपके उसके बाद अपन डायरेक्ट मटेरियल, आपका जो एक नया टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।